नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम व्यक्तित्व में आपका स्वागत है। दरअसल हम आपको व्यक्तित्व में अलग अलग चेहरे से मिलवाते हैं, अलग अलग नेताओं से मिलवाते हैं, लेकिन आज जिनकी बात कर रहे हैं वो दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी श्री जवाहर यादव हैं। राजीव जी नमस्कार। धन्यवाद मनीष जी, नमस्कार। जवाहर जी, ओएसडी की जिम्मेवारी आपको मिली है। हम बात करें पहली सरकार की तो उसमें भी आप ओएसडी थे। दरअसल इस 8.5 साल की सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो मनोहर सरकार का 8.5 साल का सफर जो है वो हरियाणा के गरीब, दलित, वंचित, उन सबको, किसान, युवा, उनको समर्पित ये 8.5 वर्ष रहे हैं। इसके साथ साथ जो नहीं हुआ, किसी के साथ जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ। पूरा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, मुख्यमंत्री 22 जिलों का मुख्यमंत्री है। वो केवल एक जिले का नहीं है, ना वो रोहतक का है, ना वो आपका भिवानी का है, ना वो सिरसा का है, ना वो हिसार का है। हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है जिसने ये नारा दिया, हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और हम सब मिलकर हरियाणा के निर्माण में अपना योगदान दें और सबका समान विकास हो। जिसकी जहाँ आवश्यकता है और जो आवश्यकता है वो उनको मिलनी चाहिए। इस दृष्टि से मैं मानता हूँ ये 8.5 साल हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सोचा था उसको पूरा करने में वो 100% सफल रहे और उस दिशा में हम तेजी से और आगे बढ़ रहे हैं। आपने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और हरियाणा में सभी के लिए एक साथ विकास करने की बात आपने कही, लेकिन जो मनोहर सरकार पार्ट 1 की अगर बात करें तो उसमें नौकरी में पारदर्शिता, ईमानदारी, बहुत प्रकार की ऐसी बात थी जो हरियाणा को आगे बढ़ाने की बात थी, जिस पर हरियाणा के लोगों ने दोबारा वोट दिया। लेकिन अब इस 3.5 साल की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार जिस बात को भी आपने कहा कि ईमानदार और सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कर रहा है। चाहे वो इनेलो पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। रोजगार आपका नारा था, आज विपक्ष बेरोजगारी की बात कर रहा है कि बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा। आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष का ये कहना बनता है, इसलिए विपक्ष कह रहा है उसकी हमें परवाह भी नहीं है। विपक्ष तो कहेगा ही, परंतु क्या विपक्ष तथ्यों के साथ कह रहा है? हमारी नौकरी की ईमानदारी में कौन तय करेगा कि हमारे यहाँ पारदर्शिता है या नहीं है? या तो लोग तय करेंगे। तो मेरा कहना है जितने भी लोग यहाँ या आपके चैनल के माध्यम से इस समय मुझे देख और सुन रहे हैं, वो ये देखें कि उनके आसपास जो नौकरी लगे हैं अब, वो क्या किसी नेताओं के बच्चे लगे हैं, क्या वो कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, या कोई वो इन्फ्लुएंस थे अपने आप में किसी खाप के नाम पर या कुछ और चीज़ों के नाम पर, या वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं। ऐसे कितने लोग लगे हैं, उसकी तुलना 2014 से पहले जो लगे और 2014 के बाद जो आज तक लगे, जिसको हम दूसरा कार्यकाल कह रहे हैं, उनका जब मूल्यांकन करते हैं तो आम लोग ढोल बजाकर जनसंवाद में जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं गांव में, वो ये कहता है कि नौकरियों में पारदर्शिता ये पहली बार हुई है। लेकिन जो 1 लाख नौकरी की आपने बात करी, विपक्ष ये कहता है कि 1 लाख नौकरी तो जब 5 साल का कार्यक्रम खत्म हुआ तो उस टाइम चुनाव में भी ये कह रहे थे कि हमने 1 लाख नौकरी दिया है, और आज भी 1 लाख की ही बात कर रहे हैं। तो यानी 3.5 साल में मनोहर पार्टी की सरकार नौकरी नहीं दे पाई। वो कहीं मुझे लगता है आपको मूल्यांकन ठीक करना चाहिए। 19 के बाद से कौन सा वो है? 2 साल तो आपके कोविड में बीत गए। पूरा 2 साल कोविड में लोगों को कैसे सुरक्षित रहे, अपने लोगों को कैसे सुरक्षित रखे, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, जितना पैसा था सब उन लोगों के लिए समर्पित किया। उनके भोजन की, उनके रहन सहन की, उनके खाने की, उनके अस्पताल की। 2 साल तो सबके उसमें गए। उसके बाद से हमारे परिणाम आने शुरू हो गए, उसके बाद रिजल्ट आने लगे, और तब 1 साल 1 लाख पूरे नहीं थे, वो 1 लाख अब बढ़े हैं। तो और दूसरा, अभी हम जल्दी ही 65,000 नौकरियाँ और आ रही है, हमारी सी ग्रुप की आ रही है, डी ग्रुप की आ रही है, पीजीटी आ रही है, टीजीटी आ रही है, पुलिस आ रही है। तो लगातार हम कर रहे हैं। और दूसरा मेरा कहना है, ये कहते हैं कि हमने सरकारी रोजगार नहीं दिया। मेरा बिल्कुल निवेदन और आग्रह के साथ कर रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, आप 10 साल आपने शासन किया, अपना डेटा तो बताएं, हमने कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी और कितनी रद्द हुई? भाई मैं कह रहा हूँ हमने 1,04,000 अगर आज सरकारी नौकरी दे दी तो मैं आपको एक की डिटेल दे सकता हूँ। जो दोनों संस्थाएं, आयोग है जो नौकरी करते हैं, उनकी वेबसाइट पे वो है। आप भी खुद एक
पत्रकार होने के नाते वहाँ से ले सकते हैं। और इसमें हम विश्वविद्यालय की नौकरियों को नहीं कर रहे, जो बोर्ड है उनकी नौकरियों को नहीं कर रहे, निगम है उनकी नौकरियों को नहीं कर रहे हैं। हम तो विशुद्ध रूप से जो हमारे HSC और HPSC है उनकी ही केवल बात कर रहे हैं। आप अपना आंकड़ा दे दो। मैं मानता हूं कि आपने नौकरी दिया 1,04,000 से ऊपर जो डाटा है, और भी नौकरियां आप निकालने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जब डाटा सामने आता है तो उस समय विपक्ष जो है लगातार सरकार के ऊपर हावी होता है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर जो है पूरे इंडिया में नंबर 1 है, और आप कहते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो आखिरकार रोजगार कहाँ जा रहा है? मेरा निवेदन है, आप इस डिबेट के बाद कोई भी 2 गांव 4 गांव सर्च कर लीजिए जी, 4 डिस्ट्रिक्ट में एक गांव जो आपकी इच्छा ले लीजिए। वो ये कहते हैं कि हरियाणा में 40% बेरोजगारी जी। आप जाके कर लीजिए। क्या 100 में से 18 से लेकर और 35-40 साल तक के, 60 साल तक के, जो मैम 18 से 60 के बीच में, क्या 100 में से 40% लोग बेरोजगार है? क्या आपको पता चल जाएगा? वो क्या कहते हैं, हरियाणा सक्षम स्टेट है। हरियाणा ये कहता है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। वो ये कहते हैं कि 15 साल से लेके 18 साल के बीच हमारे यहाँ 55% बच्चे, 60% बच्चे बेरोजगार है। सर, हम उनसे काम नहीं कराना चाहते। वो पढ़ने की उम्र है, वो उनके खेलने की उम्र है, वो अपने आप को उनको बलशाली बौद्धिक स्तर पे और शारीरिक रूप से, और इन्हीं का डाटा है। जब हम 30-32 साल पे आते हैं तब ये कहते हैं कि हमारे पास, जो इन्हीं के डेटे की बात कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि 100 में से केवल 4 या 5 लोग बेरोजगार है। तो वही तो है, 30-32 साल ही तो है सेटल होने की। 25 साल से ऊपर आदमी वास्तव में सेटल्ड होता है। और आप 15 से लेके 18 तक, उसको मैं बाल शोषण तो नहीं कहूँगा, परंतु वो हमारे यहाँ का, हरियाणा का बच्चा उसमें अपना पढ़ाई करता है। ये तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से कि जी वहाँ आपने प्रदेश की स्थिति ऐसी कर रखी है कांग्रेस ने। वो तुलना करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में बच्चा पढ़ने के बजाय रोजगार करता है। 15 से 18 साल के बीच में मजदूरी करेगा, कूड़ा बीनने का काम करेगा, कहीं किसी के घर में काम करेगा। हमारा बच्चा ये नहीं करता। ये हमारी ताकत है जिसको हमारी वो कमजोरी बताते हैं। बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं 18 साल से पहले हमारा बच्चा, हर बच्चा बेरोजगार हो, वो सक्षम बने और वो अच्छी नौकरी पे जाए। फिर आगे ये बाल अवस्था है। 18 साल से मेरा बच्चा आज 18 साल का होने वाला है। अब उसने 12th की है, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। आज से 2 साल पहले मैं उसको कहूंगा बच्चे 10वीं पास कर, 12वीं पास कर, या उसको कहूंगा तू कहीं अपने जाके रोजगार कर। जिसकी जैसी स्थिति है, मैं तो चाहूंगा भाई पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद रोजगार की बात करो। फिर ठीक है, हर परिवार की आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, तो किसी को भी लगता है, तो उसके परिवार भी चाहता है कि वो मजदूर का बच्चा भी, वो कहता है पहले वो बेसिक जानकारी 12वीं तक ले ले, फिर कोई रोजगार कर ले, चाहे फिर ग्रेजुएशन कोरेस्पोंडेंस के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से कर ले। हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं है, सक्षम स्टेट है। हमारी ताकत है ये, जिसको वो हमारी कमजोरी बताते हैं। जवाहर जी, जब 2014 में सरकार आपकी आई थी, एक सबसे बड़ा मुद्दा था किसान की आय दोगुनी। किसान की आय जब 2019 में चुनाव हुआ तब भी बात हुई कि 2022 तक जो है वो किसान का आय दोगुनी हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि इस क्षेत्र में सरकार कहाँ तक आगे बढ़ी? क्योंकि लगातार किसान का विरोध भी आपने देखा, चाहे वो किसी बिल का था, चाहे वो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक रूप में संगठन भी सरकार का विरोध करती रहती है। आपको क्या लगता है कि वाकई में किसान का आय दुगुना हुआ? वो पिक एंड चूज की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, हम सबकी बात करते हैं। पूछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं वापस किसान के मुद्दे पे आता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएं कि कितनी फसलें वो MSP पर खरीदते थे। जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, 5 या 7 मुख्यमंत्री थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उसके चेयरमैन थे UPA 2 की सरकार में जी, जिसने खुद अनुशंसाएं की। जो अपने ये किसानों के लिए जो बिल आए, उसमें वही अधिकतर थे जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रिकमेंड किया हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो MSP को गारंटी के साथ करना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रिपोर्ट थी। और उसके बाद ये 4 साल और मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी रहे। क्या किया आपने? कितनी फसलें हरियाणा ने मुख्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में किसानों ने MSP पर अपनी फसलें कितनी बेची? हम 11 फसलें खरीदते हैं, वो बताए कितनी खरीदते हैं। मैं मान जाऊंगा, केवल कहने से नहीं होता ना। आप केवल एक माहौल बनाएंगे और क्षेत्र के आधार पे बनाएंगे और केवल जाति के आधार पे बनाएंगे तो ये चलने वाला नहीं है। बाजरा कितनी बार उन्होंने MSP पर खरीदा? अभी हम जनसंवाद में थे महेंद्रगढ़ में, कॉमन मैन कहता था जी हाँ आपने बोनस दिया, 650 रुपये भी दिया, 400, जो भरपाई, भावांतर भरपाई योजना के तहत जो गैप था उसको पूरा किया। बाजरे का रेट आज 2000 से ऊपर हो गया। वो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी दिया था क्या? आज हमारी मजबूरी होती है, राजस्थान भी चोरी छुपे हमारी मंडियों में आके बाजरा बेचता है।
हम पे प्रेशर है, क्योंकि हमें सक्षम अपने किसान को करना है, क्योंकि हम अपनी पॉकेट से देते हैं। लेकिन ये तो मंडियों में जाके और कहते हैं कि ना तो फसल की खरीद सही हो रही है, ना ही जो अभी बारिश लास्ट टाइम जो बारिश हुआ फसल के टाइम में उसमें जो नुकसान हुआ, कहते हैं सरकार सिर्फ कहती है, लोगों को उसका मुआवजा मिलता नहीं है। और मुआवजों को लेके आपने देखा कि विपक्ष ने कितना बड़ा प्रदर्शन भी किया। देखिए, मैं विपक्ष की तो मजबूरियां, विपक्ष के और मुद्दे नहीं, मैंने अभी आपको बताया ना जी। हमारे समय में 10,000 करोड़ से ऊपर 10,300 बनता ही, जो मैंने 4,283 बताया जिसका कोई मुआवजा नहीं था, ये किसानों के अकाउंट में गया ना। और ऐसे 6,177 करोड़ रुपए, इसमें से मैं कहता हूँ अगर 2,000 करोड़ के आसपास का जो उन्होंने प्रीमियम दिया था वो भी निकाल देते हैं तो 8,000 करोड़ रुपए हमने दिया है। और इसमें जो 4,287 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के रूप में आता है जी, वो और आप ऐड करेंगे तो 12,000 करोड़ रुपए हमने वो दिया, जिसमें कोई प्रीमियम नहीं है, कुछ नहीं है। वो उन्होंने 800 करोड़ रुपए दिया 10 साल में और हमने 12,000 करोड़ रुपए दिया। तो इनके किसान जानता है, मैं फिर कहता हूँ उनके दिमाग में कुछ नहीं, केवल क्षेत्र और जाति, इसके आधार पर राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जाति के लोग भी समझते हैं कि भाई हम किसान हैं, किसान की कोई जाति नहीं होती। वो कहता है कि जो हमारे हित में काम करेगा हम तो उनके साथ जाएंगे। आज जेन्युइनली किसान भारतीय जनता पार्टी, श्री मनोहर लाल जी और श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों के साथ खड़ा है, भाजपा के साथ खड़ा है, मनोहर जी के साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। आप सर्वे कीजिए, एज ए किसान कीजिए, किसान से पूछिए। किसान क्या है, दुगुनी की बात हम कर रहे थे, क्या क्या सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कि आपको लगता है कि वाकई में हरियाणा का किसान जो है, जो 2022 का लक्ष्य था आपका 2023 में हुआ है, तो किसान की आय कितनी दुगुनी है? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल दुगनी होगी, पर हमने बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। हाँ। और उसका हक मिला है। अब आप मैंने जब बताया 10,000 करोड़ रुपए जो सम्मान निधि है, अब आज का आदमी का बेसिक खर्चा नहीं होता, बुआई का, जुताई का, बीज का, जब प्रधानमंत्री ये खर्चा दे रहे हैं। और मैंने तो केवल हरियाणा का आंकड़ा दिया 4,287 करोड़ रुपए, पूरे देश में ये कई लाख करोड़ रुपए बनता है। वो जब किसानों को मिला है तो किसानों के अकाउंट में गया है, किसानों का वो खर्चा बचा है। ऐसे ही मैंने फसल का बताया, इसका चाहे वो जिसका फसल बीमा था या नहीं था, अगर 10,000 करोड़ से ऊपर गया तो ये किसानों की स्ट्रेंथ तो हुई है उस पैसे से। दूसरा, हमने एमएसपी बढ़ाई है और कुछ फसलों में तो दुगनी भी कर दी एमएसपी, जैसे मैंने बाजरा का जिक्र किया। और उनको गारंटी दी है कि ये आपकी फसल 5 एकड़ में, जो हमारा नियम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है कि एक किसान की 5 एकड़ जमीन को हम एमएसपी पर, उसमें जो पैदा होने वाली फसलें है उसको एमएसपी पर खरीदेंगे। तो पहले किसान की फसलें दर दर ठोकरे खाती थी, आज हमने गारंटी दी है तो उनको वो उचित मुआवजा मिल रहा है ना, उचित एमएसपी मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी। आज हम वो दे रहे हैं कि भाई मिनिमम आपको ये अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जवाहर जी, किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार काम कर रही है, वहीं अगर बात करें तो कहीं न कहीं बिजली का मुद्दा भी रहता है, चाहे वो किसानों को बिजली देने की बात है, चाहे वो ट्यूबवेल कनेक्शन की बात है, चाहे वो बिजली की रेट बढ़ाने की बात है। ठीक है, 2014 से पहले आप लोग यहाँ आंकड़ा बताता है कि बिजली डिपार्टमेंट जो था वो बहुत घाटे में चल रहा था। मनोहर सरकार आई, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है फायदे में आया और रेट नहीं बढ़ा, लेकिन पीछे रेट बढ़ने के बाद काफ़ी सारी बातें आई। तो कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ट्यूबवेल कनेक्शन को कैसे देखते हैं और हरियाणा में बिजली की स्थिति क्या है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, एक तो हमने रेट नहीं बढ़ाए, जो ये सरचार्ज बढ़ा है, जब हमारे समय में सरकार आई वो 1 रुपये से ज़्यादा का सरचार्ज था, जिसको धीरे धीरे हमने कम किया। और हमने तो कम किया है, बढ़ाया नहीं है। अब बीच में एक जगह पिछली बार इमरजेंसी में हमें, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, पर यूनिट देने के लिए 13 रुपये के आसपास पर यूनिट खरीदनी पड़ी मजबूरी में। उसके कारण वो सरचार्ज बढ़ा है और समय के साथ वो वापस खत्म हो जाएगा। हमने तो सरचार्ज कम किया है। दूसरा, बिजली का घाटा कम किया है। इन्होंने हुड्डा जी के समय में या चौटाला सरकार के समय में बिजली के उपभोक्ताओं का आत्मसम्मान मारा जाता था। लोग कहते थे कि हरियाणा के उपभोक्ता बिजली चोर है। आज हरियाणा का उपभोक्ता कहता है कि भाई मैं अपना बिल देता हूं और 24 घंटे बिजली लेता हूं। आज लगभग 5700-5800 गांव में 24 घंटे बिजली उपलब्ध है।
वो इसलिए ये है कि हमने मैनेजमेंट को ठीक किया है, हमने पावर लॉसेज जो होते हैं वो किए हैं, हमने चोरी रोकी है। अब हमारा केवल शायद 11% के आसपास रह गया है, उसको भी कम करेंगे और उसको केवल वहां तक लाकर रोक देंगे जो पावर लॉसेज स्वाभाविक होते हैं। एक बिजली को दूसरी जगह भेजने में जो पावर लॉसेज होता है, केवल उतना लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश में बिजली वितरण को लेकर हमारी वाहवाही पूरे देश में हो रही है। हमने किसानों को 6000 करोड़ रुपए, किसानों के जो कहते हैं ना ये बिजली माफ करेंगे, लोगों की बिजली माफ करेंगे, हुड्डा जी भी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, सर हम तो दे रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए हमारा जाता है किसानों की बिजली का बिल भरने में, वो हमने माफी कर रखा है। 10 रुपए पर यूनिट लेते हैं, 10 पैसे पर यूनिट, तो वो तो हमने माफ कर रखा है। 6000 करोड़ रुपए तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। जितने आम आदमी पार्टी देती है दिल्ली में, उतना तो हम किसानों को दे रहे हैं अकेले। आपने बात की दिल्ली और पंजाब की, तो एक और भी बात जो अरविंद केजरीवाल लगातार जिस बात को लेकर वो सुर्खियों में रहते हैं, कहीं न कहीं दिल्ली की शिक्षा मॉडल को लेकर लगातार बातचीत होती है कि दिल्ली में ऐसा शिक्षा मॉडल है जहां विदेश से लोग आके दिल्ली को देख के जाते हैं कि ऐसा शिक्षा मॉडल करें। और वो उन्होंने पूरे हरियाणा के शिक्षा मंत्री और अनेकों मुख्यमंत्रियों से वो ओपनली कहते हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे शिक्षा मॉडल को आके देखें। हरियाणा में शिक्षा की स्थिति को कैसे आप देखते हैं? मैं पर्सनली देख के आया हूँ जी, और आपके पास जिस दिन समय हो उस दिन मैं आपको लेकर चलूंगा। जितनी बदतर स्थिति वहाँ की रही है, गांव की, जो हरियाणा के लगते हुए गांव हैं, मटियाला हो गया और ये शिकारपुर हो गया, बिजवासन से आगे के और गांव हैं, नजफगढ़ के बीच के गांव हैं, उनकी स्थिति जाके देखो। जो दिल्ली सरकार के स्कूल थे उस समय, तो मैं खुद होके आया हूँ पर्सनली। हमारे वहाँ के जो पार्षद है शशि यादव, उनके साथ मैं गया था, उन्होंने मुझे दिखाया और वहाँ की जो स्थिति है वो क्या थी है। कुछ केवल स्कूलों को, दूसरा परिणाम क्या है। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कितने बच्चों को आपने अपने दम पर विदेश भेज दिया, या कितने बच्चे आपके आईआईटी में चले गए जो आपके स्कूलों से पढ़े हैं, वहाँ से चले गए। सब पर्सनल कोचिंग सेंटरों में जाकर करके लेते हैं। गरीब के बच्चे कितने चले गए। हमारे यहाँ गरीब का बच्चा देखना हो तो नौकरियों में जाके देखो, आप गांव में जाकर बताएंगे, लोग कहेंगे यार नहीं ये बच्चा लगा है, इसके घर में खाने को नहीं, इसके घर में बुरे हालात थे और ये बच्चा लगा है, तो ना इसका कोई पॉलिटिकल ताकत है, ना इसके पास पैसा है। तो ये हमारी शिक्षा का परिणाम है मुख्यमंत्री जी का। शिक्षा, नई शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि हरियाणा में चाहे वो स्मार्ट क्लासेस की बात करें और भी फैसिलिटीज़ की बात करें, एक योजना आपने चलाई 10वीं से 12वीं के बच्चों को टैब देने की, जो कि पूरे इंडिया के अगर वर्ल्ड की बात करें तो शायद पहला स्टेट हरियाणा था जिसने ये लागू किया। क्या लगता है कि उसको लागू करने के बाद हरियाणा शिक्षा में कितना बदलाव आया? देखिए, निश्चित रूप से बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलता है, उसको दुनिया देखने का अवसर मिलता है। आप ऑनलाइन चीज़ें समझ सकते हैं। जब आपका टीचर नहीं है आपके साथ, तब भी उन प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं किसी भी जाकर, तो इससे इम्प्रूवमेंट तो है ही है। और उसका आज आपका हमारा परिणाम भी है। 2023 वाला परिणाम अभी मैंने लिया नहीं है, उसका देख लेंगे क्या परिणाम है 22-23 की तुलना में, क्या उसका असर रहा है। और ये तो आधुनिक चीज़ है, जब विधायक भी टैब के माध्यम से विधानसभा में बैठता है तो फिर हमारा वो बच्चा क्यों नहीं बैठ सकता जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है। हमने उसको समझा है। मुख्यमंत्री हर चीज़ों को अब इस आधार पर ला रहे हैं कि जो पोर्टल के माध्यम से हम कर सकें। मुख्यमंत्री खुद सारा काम अपना आधुनिक तकनीक के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। तो ये हक हमारे गरीब बच्चों को भी तो होना चाहिए, हमारे उन बच्चों को भी तो होना चाहिए ना जो सरकारी स्कूल में पढ़ती है। केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही आधुनिक तकनीक का और सूचनाओं का लाभ लेंगे, तो हम मानते हैं कि गरीब बच्चा जो हमारा बच्चा है उसको भी ये लाभ मिलना चाहिए। और ये करके दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हमारी कॉपी बाद में फिर कई स्टेट करने लगे हैं। अब 3 मुद्दा अक्सर सबसे सुपर और टॉपर में रहता है, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य। किसान पे बात हुई, शिक्षा पे बात हुई, अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य जो ढांचा है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है हरियाणा के। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हमने सभी हॉस्पिटल को अपडेट किया है, उसमें जो सुविधाएं हैं वो सारा सुविधाएं दी है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि जो स्वास्थ्य में और उसका जो है नवीकरण होना चाहिए? देखिए, इससे तो मैं सहमत हूँ। जीवन में नया
तो हमेशा अडॉप्ट करना जी। चाहिए, बदलाव तो हमेशा ही होता है। मैं ये कह दूं कि जी हमें और अच्छा नहीं करना चाहिए, तो ये तो नासमझी की बात होगी। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमें मिली थी, उसको हमने बेहतर किया है, उसको और बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। कोई आदर्श स्थिति विश्व में भी कहीं नहीं है कि इसके बाद और अच्छा नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। मेडिकल कॉलेज हमारे नए नए खुल रहे हैं, और जितने भी चीज़ें हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। 500 से ऊपर दवाइयाँ हम फ्री में दे रहे हैं। आयुष्मान ने बड़ी मजबूत किया है गरीबों को इलाज करने में। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जनसंवाद में जा रहे हैं, वो वहाँ पूछते हैं 2 योजनाएं, आयुष्मान और चिरायु हरियाणा। आयुष्मान योजना पूरे देश में लागू है, जिसमें जिनकी आय 1,20,000 से ऊपर है उनको 5 लाख रुपए का इलाज उनका फ्री होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, इसमें और लोग भी आने चाहिए, तो उसका पैसा हमने खुद भरा। 1,20,000 से 1,80,000 के बीच में, 1,80,000 के बीच में जो लोग हैं हमने उसको भी ऐड कर लिया। और आज लगभग आधी आबादी उसमें आती है जिनके बीमार होने पर प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज करा सके। उसका पैसा केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार मिलकर देती है। लेकिन एक चीज़ देखा जाए तो ओपीएस की लेकर अगर मैं बात करूँ तो आपके बगल में हिमाचल भी है और अभी कर्नाटक का भी चुनाव हुआ है। ओपीएस मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हरियाणा में भी 2024 में चुनाव है, अभी उससे पहले लोकसभा चुनाव भी 2024 में लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है। क्या लगता है कि ओपीएस मुद्दा और एक इसके साथ एक और मुद्दा मैं जोड़ता हूँ, सरपंचों का ई-टेंडर। अभी 2 दिन पहले एक मैसेज आया है सरपंचों यूनियन की तरफ से कि नेताओं को उनके गाँव में नहीं घुसने देंगे। कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इन चीज़? मैं दोनों पे उत्तर दे दूँ। पहले ओपीएस पे आते हैं। ओपीएस जो है वो लागू अधिकतर कांग्रेस के समय में कांग्रेस की सरकारों ने किया। आप मनमोहन सिंह की डिबेट देख लीजिए, आप पीछे दोनों की डिबेट, ये जो पहला विचार आया था वो इन लोगों का था। बाद में अटल जी की सरकार में वो आगे बढ़ा और बाद में हम सत्ता से बाहर हो गए। मनमोहन सिंह 10 साल रहे, उन्होंने क्यों नहीं बदलने की बात की? क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री के नाते वो चाहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आलोचना करे कि मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं फिर 10 साल क्यों नहीं बात की। तो केवल सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी कह दोगे। हम अपने कर्मचारियों को सबल करना चाहते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, तो इसके नाते हम अपना अंशदान लगातार बढ़ा रहे हैं। पहले 10% होता था सरकार का, अब वो 14% हो गया। उसके अलावा अब एक कमेटी और बनी है माननीय मोदी जी के कि और इन कर्मचारियों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार की। विपक्ष लगातार, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं, गठबंधन सरकार की बात मैं कर रहा हूं कि गठबंधन सरकार मनोहर पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन हुआ और उसके बाद से लगातार इनेलो के नेता, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार को घेर रही है कि आपका सरकार तो जो है, दोनों की गठबंधन जो है वो लूट खसोट की सरकार है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, लूट खसोट की सरकार है, उनको प्रूव कर देना चाहिए। किस मंत्रालय में कहाँ गड़बड़ हुई है, सबके रास्ते खुले हैं। आज हमारे यहाँ जहाँ शिकायत हो सकती है ऐसी अनेकों एजेंसियाँ हैं। आपके पास सीबीआई भी है, आपके पास, मैं कहता हूँ चलो किसी को कोई कहेगा जी मुझे उस पर विश्वास नहीं है, तो आप न्यायालय में जाके प्रूव करो भाई किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है। मैं ये कहता हूँ कि आप सरकार मना कर रही है, ऐसा उनको लगता है कि हम गलत मना कर रहे हैं, तो वो जाके प्रूव करे कि भाई ये भ्रष्टाचार है, कोर्ट में तो जा सकते हैं। आज जिस विभाग का भी उनके पास आता है उसका प्रूफ नहीं दिखा पाए। मुख्यमंत्री ने तो सदन तक में भी कहा है कि भाई कोई तथ्य है तो दीजिए, केवल ये कहने से काम नहीं होगा कि यहाँ भ्रष्टाचार है। आपके पास कोई तथ्य है तो तथ्य दीजिए। जहाँ भ्रष्टाचार तो किसी रिकॉर्ड पे ही तो आएगा। आपने किसी को अनुचित लाभ दिया, वही तो भ्रष्टाचार है। आपने क्या स्टेट को हमारे आचरण व्यवहार के कारण कोई हानि हुई है, वो भ्रष्टाचार है। मैंने, आपने मान लीजिए कोई चीज 10 रुपए में आनी थी, आपने 15 रुपए में ले ली है, वो भ्रष्टाचार है। तो उसका उदाहरण तो देंगे, केवल तथ्य तो देंगे कि भाई ये भ्रष्टाचार है। हम नहीं सुनेंगे ऐसा उनको लगता होगा, तो उन फैक्ट्स के आधार पे तो कोर्ट तो निर्णय देगा। वो ठीक है कि आवाज नहीं देगा 2 साल में, 4 साल में दे देगा। तो कुछ राजनीतिक सवाल 2-4 आपसे हो जाए कि 2024 नजदीक है, लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, विधानसभा का चुनाव, अभी आप गठबंधन में सरकार चला रहे हैं।
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये हमारी सरकार है, सहयोगी जेजेपी है। इस बात को लेकर कहीं न कहीं नाराज़गी भी हुई है। उनके जेजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा कि ऐसा कहना गलत था। अजय चौटाला हैं, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कहना गलत था। कैसे देखते हैं आपकी इस गठबंधन में जो कुछ समय से बयानबाजी जो चल रहा है, क्या लगता है कि 2024 तक गठबंधन रह पाएगा? अगर रह पाएगा तो चुनाव क्या आप लोग एक साथ लड़ने वाले हैं या अलग अलग लड़ने वाले? देखिए, चुनाव साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे मेरा विषय भी नहीं है। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेतृत्व तो ये तय करता है, तो वो मेरे डोमेन का भी नहीं है। मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों, क्योंकि मुझे पता ही नहीं भविष्य के गर्त में क्या होगा। तो ये है। जहाँ तक आपने मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये हमारी सरकार है, वो हमारे सहयोगी है, तो ये सच्चाई है। 40 विधायक हमारे हैं, 10 जेजेपी के हैं और बाकी इंडिपेंडेंट हैं। इन सबके सहयोग से हम सरकार चला रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु सरकार के मुखिया तो मनोहर लाल जी हैं। हमने भी जब इनेलो को समर्थन दिया था 2004 में, तो निश्चित रूप से यही लोग कहते थे कि ये इनेलो की सरकार है और भाजपा उसमें सहयोगी है। जब बंसीलाल जी की सरकार थी तब भी ये कहा जाता था कि भाई बंसीलाल जी की है सरकार है, हाँ, और हम उसमें सहयोगी है। उसमें गलत कहाँ है? इसके आधार पे कोई भेदभाव थोड़ी होता है किसी के साथ कि आप सहयोगी हो तो आपको कहीं कम आका जाता है या कोई इंडिपेंडेंट कम आ जाता है। जो उनके अधिकार है वो सब उनको मिलते हैं। अमित शाह करनाल आए थे, उन्होंने कहा कि 10 की 10 सीटें जीतनी। अब तक जो चुनाव हुआ उसमें 2-3 पार्टी चुनाव लड़ती थी, कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टी। अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो चुनाव लड़ती थी। चौथी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में कैसे देखते हैं आप कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कितना डेंट पहुंचा सकती है? नहीं, संभव ही नहीं डेंट पहुंचाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी को आज तक एक ये निगम चुनाव तो जरूर कह सकते हैं दिल्ली के, परंतु लोकसभा में और प्रदेश की सरकारों में कभी हमें रिप्लेस नहीं किया। वहाँ वो कांग्रेस को रिप्लेस करके आए, इसमें दिल्ली में, और पंजाब में भी कांग्रेस को रिप्लेस करके आए। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, चाहे वो गुजरात था, चाहे वो मध्य प्रदेश था, चाहे वो कर्नाटक था, सब जगह उन्होंने मुंह खाई। कर्नाटक में भी रिप्लेस किया तो हमें कांग्रेस ने किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। और मैंने जैसे बताया, दिल्ली के जो मैक्सिमम स्थायी खर्चे हैं वो तो केंद्र की सरकार करती है, तो इसलिए बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा चुनाव में कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः तीसरी बार प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। आखिरी सवाल आपसे, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार। कांग्रेस के अध्यक्ष नारा दे रहे हैं अब की बार 80 पार। आपका नारा क्या होगा? हमारा तीसरी बार मनोहर सरकार। बिल्कुल, आप इस बात से सहमत हैं? निश्चित आज की स्थिति परिस्थिति को देखिए, निश्चित रूप से तीसरी बार भाजपा की मनोहर सरकार फिर आएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने जो कार्य किए हैं, उनके आधार पर लोगों के बीच है और लोगों का जन समर्थन, जन संवाद में हमें मिल रहा है। तो मैं फिर कहता हूं, तीसरी बार भाजपा की फिर मनोहर सरकार। दरअसल आज के व्यक्तित्व कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी श्री जवाहर यादव हमारे साथ थे और इन्होंने कहा तमाम मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई और इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया कि आखिरकार विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कहीं न कहीं निराधार है, क्योंकि आरोप वो आदमी लगाता है जिसके पास तथ्य होता है, लेकिन बगैर तथ्य की सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाना कहीं की बात उचित नहीं होती है। किसानों के मुद्दे पे इन्होंने कहा कि ये मनोहर सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने में काफ़ी हद तक सफल रही है और हर प्रकार का प्रयास जारी है कि किसानों की आय दोगुनी कैसे की जाए। वहीं पे स्वास्थ्य को लेके, बिजली को लेके, तमाम मुद्दों को लेके बेबाकी की तरीके से बात हुई और जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार और कांग्रेस आज नारा दे रही है कि अब की बार 80 पार, वहीं पे जवाहर यादव ने कहा कि अब की बार तीसरी बार मनोहर सरकार। भविष्य बताएगा कि आखिरकार कांग्रेस का दावा सही होता है या भारतीय जनता पार्टी का दावा सही होता है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में जवाहर यादव जी ने बेबाकी के तरीके से बात की और हर बात का जवाब दिया। धन्यवाद। धन्यवाद।